हेलो दोस्तों। आज मेरे चैनल यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें हम सीजी टेट 2026 साइंस से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन सीजी व्यापम पूछता है हम देखेंगे। हम तरंग के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। तो तरंग बेसिकली दो प्रकार का होता है। तरंग पहला प्रकार है यांत्रिक और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग दो प्रकार का होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, चुंबकीय तरंग से, विद्युत चुंबकीय तरंग से। जनरली यांत्रिक तरंग से ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैं जितना भी एनालिसिस किया हूँ एग्ज़ाम में अभी व्यापम के सीजी टेट में, तो सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग से ही क्वेश्चन दे रहा है। जैसे कि एक्स किरणें, गामा किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ये सब के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय तरंग से ही आता है। हम इसको सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू मारेंगे, उसके बाद हम यांत्रिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन व्यापम पूछता है। तो ये वीडियो आपके लिए लंबा हो सकता है, लंबा होगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि यांत्रिक तरंग क्या होता है, जिसमें कण के संचरण के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे कि देखना, जब हम दो व्यक्ति बोलते हैं तो वो भी एक ध्वनि है, तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि संचरित नहीं होता, इसलिए यह यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग का कण माध्य अक्ष के आगे पीछे दोलन करता है। आगे पीछे, माध्य अक्ष के आगे पीछे, जिसमें से इसको बोलते हैं संपीड़न, इसको बोला जाता है विरलन। समझ आ गया? मतलब माध्य अक्ष के आगे पीछे दोलन करेगा, वो यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग में कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे घंटी का आवाज़, एक दूसरे से हम कन्वर्सेशन करते हैं तो ध्वनि का आवाज़, ये सब यांत्रिक तरंग में आएगा, ध्वनि तरंग। तो अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है संचरण के लिए, कण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे देखना, स्पेस में जब साइंटिस्ट लोग जाते हैं तो आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्पेस में तो कोई माध्यम नहीं है। अगर ध्वनि के माध्यम से बातें करेंगे तो ध्वनि को तो माध्यम की आवश्यकता पड़ता है, तो एक व्यक्ति उसकी आवाज़ को कैसे सुन पाएगा? इसीलिए स्पेस में कोई माध्यम ना होने के कारण स्पेस में साइंटिस्ट विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं। वो इसलिए क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता, ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चुंबकीय तरंग को ही अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है भाई? ये जिसमें कण माध्य अक्ष के ऊपर नीचे दोलन करता है। उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम तालाब में पत्थर मारते हैं तो पत्थर से जो जल का ऊपरी सतह का ऊपर नीचे होना, ये एक तरंग है। समझ आ गया? वही एक तरंग है। तो इसमें जो ऊपर रहता है उसे श्रिंग बोला जाता है, और नीचे रहता है उसे गर्द बोला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। पहले यांत्रिक तरंग को अनुदैर्ध्य कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं।
यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ध्वनि माध्यम की आवश्यकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में 7 प्रकार के पाए जाते हैं, एक्स, वाई, गामा, पराबैंगनी किरणें, ये सब पाए जाते हैं। तो हम फुल डिटेल विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है उनके बारे में देखेंगे। तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन यांत्रिक तरंग को देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग का फुल डिटेल। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण देखते हैं। इंपॉर्टेंट गुण ये आता है, व्यापम में पूछता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। अभी हमने देखा है कि अनुप्रस्थ तरंग है, इसके कण ऊपर नीचे दोलन करता है, ऊपर नीचे माध्य अक्ष के ऊपर नीचे दोलन करता है। ये पहला गुण हो गया, इंपॉर्टेंट आ सकता है। दूसरा गुण आ सकता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के कण के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता माध्यम की आवश्यकता होता है। तीसरा गुण आ सकता है मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी, कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों पाया जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों पाया जाता है। जैसे कि देखो माध्य अक्ष के आगे पीछे, लेकिन ये चुम्बकीय तरंग में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये विद्युत क्षेत्र ऐसे गमन करेगा और जस्ट उसके लंबवत होगा चुम्बकीय क्षेत्र। ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र और ये हो जाएगा चुम्बकीय क्षेत्र। एग्जाम में आएगा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में क्या क्या होता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों होता है, और दोनों आपस में लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र कितने एंगल का कोण बनाते हैं आपस में, तो 90 एंगल लंबवत होते हैं एक दूसरे माध्य अक्ष के। इतना समझ आ गया। चौथा बात है, देखते हैं निर्वात में। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताया था। पांचवा, निर्वात में वेग आता है इनका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निर्वात में इसका वेग होता है 1/√μ0 बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना इम्पोर्टेंट बात याद रखो कि देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग में जिसका वेग, कोई भी तरंग हो जिसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जिसका वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड नहीं है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। जैसे क्या प्रश्न देखते हैं, क्या ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो आंसर है नहीं। वो कैसे? क्योंकि ध्वनि तरंग का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है। तो भाई इसका वेग तो कम है ना। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के लिए प्रॉपर्टी इसका फॉलो करना पड़ेगा कि 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, यानी 3 करोड़ से भी ज़्यादा होना चाहिए। ये तो 332 मीटर पर सेकंड, तो ये नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। कौन? ध्वनि। क्वेश्चन आएगा दूसरा, क्या तालाब में पत्थर मारने से उत्पन्न तरंग ध्वनि तरंग है? तो आंसर है नहीं। क्योंकि भाई तालाब में पत्थर मारने से जो तरंग उत्पन्न होता है वो 3 करोड़ से तो
हो ही नहीं सकता इतना मीटर पर सेकंड उसका वेग, इसलिए ये भी नहीं है। तो आएगा प्रश्न, क्या प्रकाश का वेग ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यस है, क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया। चलो अब आगे देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण हो गया। अब विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं। ट्रिक है RMI VUXY, जहाँ R रेडियो तरंग है, M माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंग है, और I इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंग है, और V है विजुअल यानी दृश्य तरंग, और यहाँ आ जाएगा V यानी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण। जल्दी X सबको पता है, एक्सरे, एक्स तरंग या एक्स किरण, Y गामा तरंग। ये इतना है, ये 7 होता है टोटल चुंबकीय तरंग। अब एग्जाम में देगा, कुछ भी दे सकता है, यहाँ से प्रश्न देगा, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन में दिया रहेगा, पहला अल्फा, दूसरा दिया रहेगा बीटा, तीसरा दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा, और चौथा दिया रहेगा सभी। तो बताइए किस में टिक मारोगे? हम मारेंगे जनरली, जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको पता नहीं रहता, हम अल्फा बीटा गामा साथ में पढ़ते हैं, हम सभी मार देते हैं, जबकि ये गलत है। विद्युत चुंबकीय तरंग केवल गामा तरंग है, ना कि अल्फा बीटा। देखो इसमें अल्फा बीटा है क्या? नहीं, 7 के अलावा कोई नहीं है, तो ये गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है एग्ज़ाम में, इसका हर एग्ज़ाम में आता है ये पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट। लैम्डा इधर जाएंगे रेडियो तरंग की ओर सबसे ज़्यादा, और आवृत्ति इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, इसको बोलते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो देखना एग्ज़ाम में आएगा, हर साल आता है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आता है यहाँ से, कि विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान किसका होता है? तो R का सबसे ज़्यादा होता है। R बोले तो रेडियो तरंग। हम जनरली पढ़ते आते हैं कि रंगों में लाल रंग का होता है तरंग दैर्ध्य, रेड का, तो उसी प्रकार याद रखना रेडियो का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। और उसके बाद माइक्रो का, उसके बाद इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश का, उसके बाद विजुअल, उसके बाद दृश्य प्रकाश का, और उसके बाद एक्स किरणें का, वाई किरणें का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाई किरणें के मतलब गामा किरणें का होता है। अब आवृत्ति पूछेगा जस्ट उल्टा, आवृत्ति सबसे अधिक इधर जाना है, इधर आवृत्ति सबसे अधिक गामा किरणें का, उसके बाद एक्स, उसके बाद यू, उसके बाद वी, आई, एम, सबसे कम रेडियो का होता है। समझ आ गया? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से किसका लैम्डा का मान यानी तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होता है? ये क्वेश्चन आता है हर साल, अधिक होता है। तो ए ऑप्शन दिया रहेगा आर का मतलब रेडियो जल्दी, बी माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंग का, और सी दिया रहेगा अवरक्त तरंग का, और डी दिया रहेगा दृश्य प्रकाश का, दृश्य या तरंग का, दृश्य तरंग। किसको मारोगे? लैम्डा इधर जाना है सबसे ज़्यादा, तो रेडियो तरंग का सबसे अधिक होगा। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा घुमाने वाला आता है, इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य
तरंग दैर्ध्य तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। ये सबसे ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन है, देख लेना। ए रेडियो तरंग का, बी लाल का, सी अवरक्त का और डी बैंगनी का। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। देखो व्यापम सरल क्वेश्चन दे के भी बहुतों को गिराना जानता है, वो सरल क्वेश्चन दे के भी बहुत लोगों को गिराना जानता है। लगेगा तरंग दैर्ध्य देखोगे, लाल को टिक मारोगे, लेकिन लाल सही आंसर नहीं है। बता रहा हूँ सरल क्वेश्चन में भी आपको गिरा देगा। लाल सही आंसर नहीं। जब रंगों की बात होगा तो लाल होगा, रंगों की बात होगा तो लाल होगा। ठीक बात। लेकिन चुंबकीय तरंग की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य आर यानी रेडियो तरंग को होता है, तो ये रेडियो तरंग होगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य। लाल मार के मत आना, लड्डू नंबर मिलेगा। और बोलोगे मस्त सरल क्वेश्चन आया था, एकदम सरल, जब आंसर किया है तो पता चला लड्डू मिला है। लाल नहीं रहेगा। देखो लाल तरंग कहाँ पाया जाएगा? दृश्य प्रकाश में। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होता है, बैजानी हप्पी नाला। मानता हूँ लाल का होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेड मतलब आर रेडियो तरंग का होता है। समझिए, अगर कलर का बात करें रंग का तो लाल का होगा, लेकिन चुंबकीय तरंग की बातें करें तो रेडियो का आएगा। लाल मार के मत आना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं और आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड प्रश्न आता है। इनमें से क्वेश्चन आएगा, इनमें से किसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अधिक होता है। फर्स्ट ए रेडियो का दिया रहेगा, बी में दिया रहेगा दृश्य प्रकाश का, सी में दिया रहेगा गामा और डी में दिया रहेगा सूक्ष्म तरंग का। तो किस में मारोगे? आवृत्ति इधर जाना है, इधर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा गामा का रहेगा, तो गामा टिक मारना, ठीक। और सबसे कम पूछेगा तो रेडियो का सबसे कम। इतना समझ आ गया? चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके खोजकर्ता के नाम आता है इम्पोर्टेंट। पहला देखें हम गुण देखें, उसके बाद दूसरा क्या देखें, इसके तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के बारे में जानें। अब थर्ड हम जानेंगे इसके खोजकर्ता के नाम। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है हर साल कि इसको कौन कौन खोजा, इसके नाम, वैज्ञानिक के नाम। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें मैं अब तक समझाया हूँ सब चीज़ें आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। देखो आर यानी रेडियो तरंग, पेपर में आएगा रेडियो तरंग की खोज किसने किया। रेडियो तरंग तो रेडियो का ट्रिक मारो, रेडियो बंद पड़ा है उसको कोहनी में मारो और चालू करो, यानी मारकोनी, ये ट्रिक है मारकोनी। एम यानी सूक्ष्म तरंग की खोज किसने किया, एग्जाम में आएगा तो ट्रिक से याद करो। सूक्ष्म यानी सूक्ष्मदर्शी। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो बच्चों लोगों के साथ सूक्ष्मदर्शी में देखने के लिए झगड़ा होता था, मेरे को दे, हट जा मुझे देखने दे सूक्ष्मदर्शी में। तो सूक्ष्म तरंग का खोज हट जा ने किया, हट जा मुझे देखने दे सूक्ष्मदर्शी से। तो ऐसे ट्रिक बना लोगे, ठीक। यहाँ तक ठीक। आई मतलब इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश, ये तरंग भी बोल सकते हो, यही तरंग ही है। अवरक्त तरंग की खोज देखो लास्ट में रक्त आ रहा है, रक्त यानी ब्लड खून को विलियम हर्सेल देखो सेल आ रहा है, रक्त भी तो एक सेल है ना, कोशिका है, तो विलियम हर्सेल। ऐसे फंसा लोगे ट्रिक से। अब आ जाएगा विजुअल यानी दृश्य तरंग। कभी देखना सुने हो बैजानी हप्पी नाला, 7 रंग ही दृश्य तरंग से निकलता है, इसको न्यूटन ने खोजा था, तो ये न्यूटन। एक्स किरणें हो जाएगा रुंडगन एक्स किरणें। वाई का हो जाएगा हेनरी
बुक बैरल, बुक बैरल, हेनरी बुक बैरल। देखो दोस्तों, ये वीडियो लॉन्ग बन सकता है, लेकिन देखो शॉर्ट वीडियो के चक्कर में पड़े रहोगे तो फुल डिटेल आपको पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। जो वही व्यक्ति जो एकदम, अगर कोई टॉपिक को पढ़ना है तो उसके बारे में फुल डिटेल पढ़ो, जड़ तक जाओ, ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। यकीन मानो, इस वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यू मार लो, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है, नॉट मोदी की। तो देखते हैं भाई, ये हो गया, इतना याद कर लेना। अब आएगा इसके उपयोग, सबसे ज़्यादा उपयोग ही आता है सबसे ज़्यादा। तो उपयोग देखते हैं, एक एक चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगा, यकीन मानो और एमसीक्यू मारो, हर साल का क्वेश्चन आप देख लेना, आपसे बन जाएगा। व्यापम इतना तह तक पूछता है कि पूछो मत, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़े रहोगे तो व्यापम आपको निपटा देगा। आप जानते हो सिंची व्यापम का, अभी साइंस में कितना डेप्थ लेवल से पूछता है। तो देखेंगे आर, आर बोले तो रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, आर बोले तो रेडियो तरंग। पहले रेडियो तरंग की खोज बताया था मार्कोनी, कोहनी मार और रेडियो चालू हुआ। इसकी खोज मार्कोनी ने किया, खोज आएगा, खोज, हाँ खोज तो मैं बता चुका, उपयोग बता रहा हूँ। रेडियो का तरंग, रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो संचार में होता है, रेडियो संचार में होता है, संचार में होता है पहला उपयोग। रेडियो तरंग के लिए सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं होता, वो ऐसे ही आयन मंडल से परावर्तित होकर आ जाता है। इसीलिए इसी कारण से रेडियो संचार में इसका उपयोग करते हैं, रेडियो तरंग का। ये आयन मंडल से परावर्तित होता है, परावर्तित होता है। अब आयन मंडल क्या है? देखो, मंडलों को ना गैसों के घनत्वता के आधार पर बांटा जाता है, गैस के घनत्व। तो देखो, आयन मंडल में जो गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन, वो ऋण आयन पाया जाता है, आयन के रूप में बढ़ जाते हैं वहाँ, इस कारण से वहाँ उसे आयन मंडल कहते हैं। क्या समझ आ गया? बस इतना ही उपयोग रखो इसके बारे में, रेडियो संचार में उपयोग होता है। बस आर का हो गया। अब देखेंगे सूक्ष्म तरंग, मैक्रो, सूक्ष्म तरंग का उपयोग देखेंगे। सूक्ष्म तरंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है, उपयोग सबसे पहले होता है इसका उपयोग माइक्रो ओवन में। आपने सुना है ओवन में खाना पक जाता है जल्दी, बेकरी वगैरह में यूज करते हैं माइक्रो ओवन, आपने नाम सुना होगा, खाना बनाने वाला माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन में जो खाना बनता है वो सूक्ष्म तरंग के माध्यम से ही खाना बनता है, तो माइक्रो ओवन भी यूज़ हो गया। दूसरा, रडार में, रडार की सहायता से ही हवाई जहाज का जो वेग रहता है उसका ऊंचाई नापा जाता है। तीसरा, मोबाइल से निकलने वाला तरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी। मोबाइल से निकलने वाला तरंग का नाम बताइए, तो वो सूक्ष्म तरंग। जो हम मोबाइल अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म तरंग ही निकलता है, इतना याद रखो। ये सूक्ष्म तरंग भोजन पका सकता है, तो सोचो ये सूक्ष्म तरंग जो मोबाइल से निकलता है वो आपके हेल्थ के लिए कितना हानिकारक होगा। देखते हैं आजकल भाई बहन सब लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं दिन भर, तो सोच लो जो खाना पका सकता है वो आपके कान या कुछ भी आपके बॉडी को पका सकता है, इतना याद रखो। तो देख लो भाई, इतना खतरनाक है, सूक्ष्म तरंग मोबाइल से निकलता है। एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं पता मैं नहीं जानता, कि इसमें SAR, फुल डिटेल में बता रहा हूँ। SAR का मतलब होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, ये होता है। इसी की सहायता से आप जान लोगे कि आपके मोबाइल में कितना सूक्ष्म तरंग निकल रहा है। अगर जानना है कि आपके मोबाइल में कितना सूक्ष्म तरंग निकल रहा है तो देख लेना, इंडिया में 1.6 वाट केजी तक ही अलाउ है मोबाइल में, कि इतना ही सूक्ष्म तरंग निकलता है। इससे ज़्यादा अगर निकलता है तो वो मोबाइल आप इंडिया में बेच ही नहीं सकते। तो आप अपने डायल पैड पर
एड डायल पैड पर आप लोग डायल कर लेना स्टार हैश 07 हैश, डायल करके देख लेना आपके मोबाइल में कितना सूक्ष्म तरंग निकलता है, वो आपको बता देगा। इतना डायल पैड में करके देख लेना स्टार हैश 07 हैश। अगर इतना डायल करने के बाद आपका अगर 1.6 वाट पर केजी तक का तरंग सूक्ष्म तरंग निकल रहा है तो वो आपके हेल्थ के लिए सही है। अगर इससे ज़्यादा निकल रहा है तो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। मैं मेरा मोबाइल में चेक किया हूँ, मेरा 0.2 समथिंग कुछ तरंग निकलता है, वो मेरे लिए ठीक है। इससे ज़्यादा होगा 1.6 तो वो आपके लिए हानिकारक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता नहीं आप लोगों को पता था कि नहीं पता, लेकिन जब भी आप मोबाइल खरीदते हो नया मोबाइल तो आप देख लेना ये डायल करके, अगर इससे ज़्यादा सूक्ष्म तरंग निकलता है तो मत लेना वो मोबाइल, वो आपके लिए हानिकारक। मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। चलो आगे देखते हैं। ये मोबाइल से निकलता है सूक्ष्म तरंग है, ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखते हैं आगे। पहला हो गया रेडियो हो गया पहला, दूसरा हो गया इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, उसका उपयोग। अवरक्त तरंग में लिख सकते हो तरंग। अवरक्त तरंग का पहला उपयोग होता है अवरक्त तरंग। आपने देखा होगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पृथ्वी गर्म होता है वो अवरक्त प्रकाश के कारण ही गर्म होता है, ना कि परावैंगनी किरणें के कारण। वो अवरक्त प्रकाश के कारण ही गर्म होता है। दूसरा, इतना समझ आ गया? अवरक्त प्रकाश के कारण ही गर्म होता है। जो हमारे बॉडी में जो हमें गर्मी लगता है वो अवरक्त प्रकाश के ही कारण हमें गर्मी लगता है। इतना समझ आ गया? बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन से प्रकाश के कारण गर्म होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा अवरक्त प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश, तो अवरक्त प्रकाश मानना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अवरक्त प्रकाश हो गया। अब देखते हैं दृश्य प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट है। दृश्य प्रकाश का उपयोग ये वाला है दृश्य प्रकाश, विजुअल। दृश्य प्रकाश का उपयोग देखो, जो प्रकाशीय यंत्र होता है, प्रकाशीय यंत्र उसमें यूज होता है। जैसे कि आँख भी एक प्रकाशीय यंत्र है, बिना प्रकाश के कारण देख ही नहीं पाएगा, तो आँख में यूज होगा, सूक्ष्मदर्शी में यूज होगा। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो बस, और कुछ नहीं। और इसका खोज न्यूटन ने किया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। चलो आगे हम देखते हैं अब अल्ट्रावायलेट के बारे में, यानी पराबैंगनी तरंग की खोज पता है सबको, किसने किया? पराबैंगनी। उसके बाद हम उपयोग देखेंगे। पराबैंगनी सूर्य से निकलता है, याद रखना। कहाँ से निकलता है? सूर्य से निकलता है। तो सूर्य से निकलता है तो याद रखना, सूर्य के प्रकाश से बैटरी चार्ज होता है और गाड़ी चलता है। इसलिए अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी की खोज रिटर ने किया। पराबैंगनी किरण सूर्य के प्रकाश से आता है, सूर्य के प्रकाश से बैटरी चलता है, बैटरी से मोटर गाड़ी चलता है, मोटर से याद रखना रिटर ने खोज किया। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। उपयोग पराबैंगनी किरण यदि कम मात्रा में मिले तो ये विटामिन डी बनाता है हमारे शरीर में, विटामिन डी प्राप्त होता है। यदि पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में आए तो वो कैंसर बनाता है। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, अधिक मात्रा में आए तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए ईश्वर ने पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ऊपर में ओजोन परत बनाया है, ताकि सॉरी सर्दी है मुझे, गला में खराश, इस कारण से। इतना पॉइंट आपको समझ आ गया कि अगर कम मात्रा में मिले तो विटामिन डी बनाएगा, अधिक मात्रा में मिले तो कैंसर, पराबैंगनी किरण से। यही। और लास्ट इम्पॉर्टेंट, और पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए। परिरक्षण खाद्य पदार्थ जो भी बनाते हैं पैकेट में, उसके अंदर पराबैंगनी किरणें को गुजारते हैं ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट, बस इतना ही आएगा। अब देखते हैं एक्स
एक्स एक्स किरणें का उपयोग आपको पता है टूटी हड्डी के बारे में पता करने के लिए, ठीक। दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, वो तो पता चिकित्सा के क्षेत्र में यूज़ होगा। तीसरा जैसे कि पथरी वगैरह है उसका जांच करने में, वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक्स किरणें उपयोग होते हैं। मोस्ट IMP, वेरी IMP, जब हम लोग ट्रैफिक मतलब एयरपोर्ट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं एग्ज़ाम दिलाने, तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट के सहारे से हमारा चेकअप होता है कि इसने कोई यंत्र या कोई धारदार हथियार या कोई भी मेटल लेके तो नहीं जा रहा है, तो वो चेक होता है। तो वो एक्स किरणें की सहायता से ही चेक होता है। देखो, अगर कोई भी सुई भी हम छोटे से पकड़े रहेंगे तो वो एक्स किरणें बता देगा कि ये सुई पकड़ा है अंदर में, ठीक। तो ये सुरक्षा जांच में एयरपोर्ट वगैरह में इसका उपयोग होता है। इतना पता हो गया। अब लास्ट गामा किरणें का उपयोग गामा किरणें का उपयोग, इसका वेधन क्षमता बहुत अधिक होता है। इसका भी वेधन क्षमता बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये आसानी से चमड़ी में चला जाता है, लेकिन ये हड्डी को वेध नहीं पाता। इस कारण से ये आसानी से टूटी हड्डी के बारे में ये पता कर सकता है। लेकिन गामा किरणें का वेधन क्षमता बहुत इससे भी अधिक होता है, एक्स किरणें से भी। तो इसका उपयोग कैंसर में कीमोथेरेपी में उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी में उपयोग किया जाता है। बस इतना ही आएगा दोस्तों, इससे और कुछ नहीं आएगा ज़्यादा। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था। पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट में फिंगरप्रिंट में किसका उपयोग होता है? प्रिंट में किसका उपयोग होता है? तो वो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों में ही होता है। मतलब पुरानी दस्तावेज, जिसमें हमें पुराने दस्तावेज को पढ़ना है, तो अल्ट्रावायलेट किरण भेज के हम उसे देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इतना पॉइंट समझ आ गया? बस इतना ही दोस्तों। कुछ MCQ मारते हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म। क्वेश्चन आएगा, खाद्य पदार्थ का परिरक्षण किया जाता है। ऑप्शन में दिया रहेगा ए रेडियो तरंग से, बी दिया रहेगा पराबैंगनी किरण से, सी दिया रहेगा अवरक्त प्रकाश। आपको मैं बताया हूँ, क्या मारोगे? टी, अवरक्त, ठीक। फिंगरप्रिंट में किसका उपयोग होता है? मैं बताया था, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण का। सुरक्षा जांच में कौन से किरण का उपयोग बताया था मैं? एक्स किरण का। कीमोथेरेपी, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है? मैं बताया था, गामा किरणें का, ठीक। इतना पता बस। हाँ, और एक और पॉइंट आएगा, सूक्ष्म तरंग से माइक्रो ओवन में किसका उपयोग होता है? तो वो सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है। बस इतना ही दोस्तों। कल हम MCQ मारेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आज का पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।